बास्टर्ड, उसने 20 लाख रुपए दान दे दिए। अब उसके पास सिर्फ 40 लाख ही हैं। अब पता नहीं मैं अगली बार उसे कब देख पाऊंगी, और क्या तब तक उसके पास कुछ पैसा बचेगा भी। मनी मन ये सोचते हुए मोनिका ने अपने सर पर हाथ रखा और अपनी किस्मत को कोसने लगी थी। मोनिका का मिशन पूरी तरह से फेल हो गया था और अब उसे वहां पर रुकने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। तुरंत ही मोनिका विराज की कार से बाहर निकली और पुनीत के बताए हुए दाराज ढाबा की तरफ बढ़ने लगी थी। मनी मन मोनिका ये भी सोच रही थी कि वो कैसे पुनीत के पनिशमेंट से बच सकती है, जो आज रात को उसे मिलने वाली थी। जब विराज उस स्पॉट से चला गया तो देखते ही देखते भीड़ भी धीरे धीरे वहां से जाने लगी थी और अब बस सड़क पर सिर्फ वो बूढ़े अंकल और उनका पोता ही रह गया था। दादाजी, क्या उन दो भाइयों को वो बुरे लोग अपने साथ ले गए हैं? अपने पोते के मुंह से इन शब्दों को सुनकर उन बूढ़े अंकल की आंखें भर आई और उन्होंने तुरंत ही उस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, वो दो भाई भी तुम्हारे पापा की तरह हैं, सुपर हीरो, निडर और बेखौफ। तुम परेशान मत हो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, रब मेहर करे। लेकिन दादाजी, वो दोनों किसी खतरे में हैं, क्यों ना हम जाकर उन्हें बचाएं? उन बूढ़े अंकल के पोते ने अपनी मासूमियत दिखाते हुए कहा। अपने पोते की बात सुनकर उन बूढ़े अंकल ने अपना हाथ सर पर रखते हुए कहा, हाँ बेटा, एक अच्छे इंसान होने के नाते हमें किसी की भी काइंडनेस नहीं भूलनी चाहिए। आज भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं उन दोनों को मेरी वजह से आई मुसीबत से बचा कर ही रहूंगा। आधे घंटे पहले अभिमन्यु की वाइफ ने उसे कॉल करके बताया कि दो लोग उसे बुली कर रहे हैं, उसे मदद की जरूरत है। ये सुनकर अभिमन्यु बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया था, लेकिन वो होटल छोड़कर नहीं निकल सकता था क्योंकि नंदिनी भी आज रवाना होने वाली थी। अब चूंकि नंदिनी का सारा भार अभिमन्यु पर आ गया था, इसीलिए अभिमन्यु को नंदिनी को अकंपनी करना था। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरी बीवी को हाथ लगाया? आज उन दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उन्हें अपने पैदा होने पर भी शर्म आएगी। गुस्से में अभिमन्यु के दोनों हाथ मुट्ठी का रूप ले चुके थे और वो उन दो लड़कों को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा था। अभिमन्यु, मेरी पैकिंग हो गई है, हम चल सकते हैं। एक तरफ अभिमन्यु गुस्से की आग में जल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से उसके ऑफिस के दरवाजे के बाहर से एक औरत की आवाज आई। जैसे ही अभिमन्यु ने उस आवाज का पीछा किया, वैसे ही अभिमन्यु पूरी तरह से स्टन्ड रह गया था। भला की खूबसूरत नंदिनी, जिसने व्हाइट क्रॉप टॉप और टाइट ब्लैक जीन्स पहनी थी, वो अभिमन्यु के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। नंदिनी को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे भारी बारिश के बाद अचानक से उसके दरवाजे पर धूप निकल आई हो। क्या बात है अप्सरा! नंदिनी को देखकर अभिमन्यु अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाया था और तुरंत ही उसके मुंह से नंदिनी के लिए कुछ शब्द बाहर निकल आए थे। नंदिनी के पीछे उसका एक बॉडीगार्ड खड़ा था, जो देखने में पूरा काला और मोटा था। उसे देखकर अभिमन्यु को लगा जैसे दूध में मक्खी गिर गई हो। हालांकि वो शब्द अभिमन्यु के मुंह से काफी धीमी आवाज में बाहर आए थे, लेकिन अभिमन्यु की आंखों को देखकर नंदिनी उसके हाव भाव बहुत अच्छे से समझ गई थी। अभिमन्यु, अब खड़े खड़े ऐसे ही देखते रहोगे या फिर चलोगे भी? जैसे ही नंदिनी ने ये कहा, वैसे ही अभिमन्यु ने अपने शरीर में उठ रही आग को शांत किया और नंदिनी के ख्याल से बाहर आते हुए बोला, हाँ हाँ, चलो चलो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब अभिमन्यु ने पहली बार नंदिनी को देखा, जो एशिया पैसिफिक का सारा काम देखती थी, तभी से उसके दिल में खलबली मच गई थी और वो नंदिनी के साथ वन नाइट स्टैंड का चक्कर चलाना चाहता था। उसने नंदिनी को पटाने के लिए कई तैयारियां भी की थी। हालांकि विराज को अभिमन्यु और नंदिनी से कोई पर्सनल मतलब नहीं था, वो जो चाहे कर सकते थे। लेकिन अभिमन्यु की सारी प्लानिंग पर विराज ने पानी फेर दिया था, क्योंकि विराज ने अपने ओल्ड क्लासमेट्स को इस होटल में बुलाया और उसके बाद में उनके साथ में एक ट्रिक खेली। वो सभी विराज की ट्रिक के शिकार हो गए और कल रात को होटल में पुलिस भी आई और कुछ लोगों को उठा कर ले गई।
इस सब में अभिमन्यु इतना ज्यादा बिजी हो गया कि उसे नंदिनी से बात करने का या उसे पटाने का मौका ही नहीं मिल पाया था। उसके दिल के अरमान आंसुओं में बह गए थे। एक तरफ अभिमन्यु को इस बात का गुस्सा था कि उसकी बीवी को दो लड़कों ने बुली कर दिया था, तो दूसरी तरफ अभिमन्यु को इस बात का भी गुस्सा था कि पिछले 2 दिनों में उसे नंदिनी को पटाने का और उसके साथ कुछ भी करने का मौका नहीं मिल पाया था। ये सब कुछ विराज की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मैं इन 2 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाया। पता नहीं वो और कौन सी ट्रिक खेलेगा। मनी मन ये सोचते हुए अभिमन्यु ने एक लंबी सांस ली। अभिमन्यु को ये डर सता रहा था कि ना जाने विराज और कितने दिन होटल में रुकने वाला था। अगर विराज हमेशा के लिए इस होटल में रुक गया तो अभिमन्यु की जिंदगी में भसड़ होने वाली थी। हालांकि विराज होटल द वृषा का मेजर शेयर होल्डर था और वो जब तक चाहे उस होटल में रुक सकता था और जैसे चाहे अपनी कंपनी को चला सकता था। अभिमन्यु सिर्फ एक एम्प्लॉय था, भला वो इस बारे में और कर भी क्या सकता था। जल्द ही 3 लोग अभिमन्यु की रोल्स रॉयस में होटल द वृषा पहुंचने वाले थे। रजाक आगे वाली सीट पर बैठा था और विराज और जितिन पीछे वाली सीट पर। नंदिनी के शरीर से आ रही हाई ग्रेड परफ्यूम की खुशबू को सूंघकर अभिमन्यु को ऐसा लग रहा था कि अगर नंदिनी उसकी आंखों से जल्दी ओझल नहीं हुई तो वो बेकाबू हो जाएगा। लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखें नंदिनी को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। डायरेक्टर नंदिनी, क्या आप 2 दिन और नहीं रुक सकती हैं? मेरा मतलब है कि आपने हमारे मुंबई शहर को देखा नहीं है, तो अगर आप रुकती तो मैं आपको मुंबई दर्शन जरूर करवाता। होटल की लॉबी से बाहर निकलते हुए अभिमन्यु ने नंदिनी से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुंबई देख रहे हो, मैं पूरा एशिया पैसिफिक देखती हूँ। मेरे सर पर बहुत काम होता है, मुझे हेडक्वार्टर्स में विराट सर की खबर भी देनी है। अगर विराट सर तुम्हारे इस होटल में रुक रहे हैं तो तुम्हारे होटल का लेवल काफी इंप्रूव होगा और अगर ऐसा हुआ तो तुम बहुत जल्दी डायरेक्टर भी बन जाओगे। नंदिनी की बात सुनकर अभिमन्यु कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। क्या सच में? तुरंत ही अभिमन्यु के मुंह से कुछ शब्द बाहर निकल आए थे। हालांकि विराज उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम था, लेकिन जब उसे डायरेक्टर बनने का ख्याल आया तो अभिमन्यु खुश हो गया था। हालांकि अभिमन्यु डायरेक्टर लेवल से सिर्फ एक कदम पीछे था, लेकिन वो डिफरेंस धरती और स्वर्ग के जितना था। हालांकि वो मुंबई शहर के द वृषा होटल की सारी ब्रांचेस को संभाल रहा था और एक अपर क्लास इंसान था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मौजूद बड़े बड़े लोगों की आंखों में वो सिर्फ एक वर्कर था। एक बार अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में घुस गया तो फिर वो भी होटल प्लानिंग और होटल मैनेजमेंट के एक्शंस को प्लान कर सकता था और उसकी वैल्यू भी डबल हो जाती। बस इसी उम्मीद के साथ अभिमन्यु टिका हुआ था। ऑफ कोर्स ये सच है, हालांकि तुम्हें अपनी खुद की एबिलिटीज को सुधारना होगा। चूंकि विराट सर तुम्हारे होटल में रुके हुए हैं तो ये तुम्हारे लिए किसी मौके से कम नहीं है। हाँ, इसे तुम एक टेस्ट ही समझो, अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हारा फ्यूचर बाउंडलेस हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुए तो फिर तुम्हें आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंदिनी के मुंह से निकले शब्द भले ही काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन सच्चाई भी यही थी। अभिमन्यु डायरेक्टर बनेगा या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ विराज पर डिपेंड करता है। अगर विराज अभिमन्यु के काम से सेटिस्फाई हुआ तो उसे डायरेक्टर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप परेशान मत होइए डायरेक्टर नंदिनी, मैं आपको और विराट सर को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बोलते हुए अभिमन्यु और नंदिनी दोनों कार में बैठ गए थे। अभी अभिमन्यु अपनी छाती चौड़ी करते हुए और मुस्कुराते हुए नंदिनी को प्रॉमिस ही कर रहा था कि तभी अचानक से अभिमन्यु के कान में एक औरत की आवाज आई, अभिमन्यु कार से बाहर निकलो। उस आवाज को सुनकर अभिमन्यु चौंक गया था। जैसे ही अभिमन्यु ने उस आवाज का पीछा किया, उसने देखा कि एक लड़की जो लगभग 20 साल की होगी वो अभिमन्यु की कार के पास खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी डिंपल थी।
अभिमन्यु शक्ल से जितना मासूम दिखता था, असल में वो उतना मासूम नहीं था। डिंपल उसकी पहली बीवी नहीं थी। पहली बीवी को तो अभिमन्यु कब का छोड़ चुका था। अब डिंपल उसकी बीवी कैसे बनी? तो हुआ ये कि जब डिंपल होटल द वरीसा में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही थी, तब अभिमन्यु उसके प्यार के चक्कर में पड़ गया। एक तरफ 18 साल की गोरी लड़की, तो दूसरी तरफ उसकी असली बीवी थी, जो 30 साल से ज्यादा की थी और थोड़ी मोटी थी। अभिमन्यु को डिंपल अच्छी लगी और अभिमन्यु ने अपनी पहली बीवी को लात मार दिया। अब डिंपल को खुश रखने के लिए अभिमन्यु ने उसके नाम से कई कंपनियों में शेयर खरीदे। उसे एक इंपोर्टेड मर्सिडीज बेंज दिलाई और डिंपल भी कम नहीं थी। 2 साल के अंदर अंदर उसने अभिमन्यु के 1 करोड़ रुपए फूंक डाले थे। हालांकि इस वक्त अपनी बीवी की आवाज सुनकर अभिमन्यु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके साथ कार में नंदिनी भी बैठी हुई थी। अगर डिंपल ने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो फिर नंदिनी अभिमन्यु के बारे में क्या सोचेगी? ये सोचकर अभिमन्यु को थोड़ी टेंशन होने लगी थी। ऑकवर्डली स्माइल करते हुए अभिमन्यु ने नंदिनी को देखा और बोला, डायरेक्टर नंदिनी, आई एम सॉरी, आप प्लीज कार में ही रहिए, मैं उतर कर देखता हूं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, जाओ जाओ। नंदिनी की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराया, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आया था। नंदिनी के कहने पर तुरंत ही अभिमन्यु कार से बाहर निकला और उसके कदम तेजी से अपनी बीवी डिंपल की तरफ बढ़ने लगे थे। डिंपल के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे, जैसे मानो वो अभिमन्यु से लड़ाई करना चाहती थी। अभिमन्यु, तुम हमेशा मुझे बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आज जब मेरे साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि उन लोगों ने मुझे कैसे बुली किया? डिंपल की तरफ से ऐसा रिएक्शन देखने के बाद अभिमन्यु तुरंत ही उसे शांत कराने में लग गया था। डिंपल, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बाद में सब समझाता हूँ। अभी मुझे मेरे बॉस को छोड़ने जाना है। बॉस? पूरी जिंदगी सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी ही निभाते रहोगे या फिर कभी मुझे भी सीरियसली लेना शुरू करोगे? तुम मुझे बोलते हो कि तुम बहुत ऑसम हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ ब्रैग करते हो। डिंपल अभिमन्यु को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और डिंपल की बात सुनकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आ रहा था। डिंपल, बात को समझने की कोशिश करो, मैं अभी काम में बिजी हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कड़क अंदाज में अभिमन्यु ने डिंपल से कहा। हालांकि अभिमन्यु जो कहना चाहता था वो डिंपल या तो समझ नहीं रही थी या फिर समझना ही नहीं चाहती थी। उसने बोलना जारी रखते हुए कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बिजी हो। एनीवे, जिन 2 लड़कों ने मुझे बुली किया उन्हें मैं अपने साथ यहाँ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों को पब्लिकली पनिश करो। इसी के साथ तुम ये भी प्रूव कर दोगे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। ये इससे पहले कि अभिमन्यु डिंपल से कुछ बोलता, देखते ही देखते होटल द वरीसा के बाहर गाड़ियों का तांता लग गया था। डिंपल ने अपनी कार को इस तरह पार्क किया जिससे उससे पीछे खड़ी कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी और लगातार हॉर्न की आवाज आने लगी थी। ये देखकर अभिमन्यु को डिंपल पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। बेवकूफ, ये तुम क्या कर रही हो? कार को ऐसे कौन पार्क करता है? डिंपल, ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, अपनी गाड़ी हटाओ और लोगों को आगे बढ़ने दो। तुम्हें जो भी बात करनी है वो हम घर पर करेंगे। गुस्से में अभिमन्यु ने डिंपल से कहा। क्या अभिमन्यु की बात सुनकर डिंपल के कान में जू रेंगने वाली थी? क्या डिंपल अभिमन्यु की बात मानेगी या फिर नंदिनी के सामने अभिमन्यु एक कार्टून साबित होने वाला था? तब क्या होगा जब अभिमन्यु की कार से रजाक और उसके आदमी विराज और जितिन को बाहर निकालेंगे? अभिमन्यु की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या अभिमन्यु का डायरेक्टर बनने का सपना और सफर दोनों ही आज खत्म हो जाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।